नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ओशन में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज हम एक नया निबंध पढ़ेंगे जिसका नाम है शिव शंभू के चिट्ठे। और यहाँ से प्रश्न बन चुके हैं, आप पीवाईक्यू देखेंगे तो इस निबंध से प्रश्न बन भी चुके हैं। बाल मुकुंद गुप्त का ये निबंध है और इसमें आपको कई शीर्षक देखने को मिलेंगे। ये थोड़ा सा लंबा निबंध है, लगभग 40 पृष्ठों का ये निबंध है पीडीएफ के अनुसार। तो इसको भी हम लोग हो सकता है कि 3 या 4 भाग में लेकर के आए, क्योंकि एकदम से सारे शीर्षकों को पढ़ लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसीलिए मैं कोशिश करूंगी कि 3 से 4 भागों में ये पूरा संपूर्ण कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो शीर्षक है वो है बनाम लॉर्ड कर्जन। तो शिव शंभू के चिट्ठे हैं, बाल मुकुंद गुप्त ने लिखे हैं। ठीक है, कहते हैं माय लॉर्ड, लड़कपन में इस बूढ़े भंगड़ को बुलबुल का बड़ा चाव था। गांव में कितने ही शौकीन बुलबुलबाज थे। वह बुलबुलें पकड़ते थे, पालते थे और लड़ाते थे। बालक शिव शंभू शर्मा, तो बालक है यहाँ पे शिव शंभू शर्मा, बुलबुलें लड़ाने का चाव नहीं रखता था। केवल एक बुलबुल को हाथ पर बिठा कर ही प्रसन्न होना चाहता था। पर ब्राह्मण कुमारों को बुलबुल कैसे मिले? पिता को यह भय कि बालक को बुलबुल दी तो वह मार देगा, हत्या होगी, अथवा उसके हाथ से बिल्ली छीन लेगी तो पाप होगा। बहुत अनुरोध से यदि पिता ने किसी मित्र की बुलबुल किसी दिन ला भी दी तो वह 1 घंटे से अधिक नहीं रहने पाती थी, वह भी पिता की निगरानी में। सराय के भटियारे बुलबुलें पकड़ा करते थे। जो भटियारे लड़के होंगे वो बुलबुलें पकड़ा करते थे। गांव के लड़के उनसे 2-2, 3-3 पैसे में खरीद लाते थे। पर बालक शिव शंभू तो ऐसा नहीं कर सकता था। पिता की आज्ञा बिना वह बुलबुल कैसे लावे और कहाँ रखे? उधर मन में अपार इच्छा थी कि बुलबुल जरूर हाथ पर हो। इसी से जंगल में उड़ती बुलबुल को देखकर जी फड़क उठता था। बुलबुल की बोली सुनकर आनंद से हृदय नृत्य करने लगता था। कैसी कैसी कल्पनाएं हृदय में उठती थीं। उन सब बातों का अनुभव दूसरों को नहीं हो सकता। दूसरों को क्या, आज वह यही शिव शंभू है, स्वयं इसी को उस बालक का अनिर्वचनीय चाव और आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। बुलबुल पकड़ने की नाना प्रकार की कल्पनाएं मन ही मन में करता हुआ बालक शिव शंभू सो गया। उसने देखा कि संसार बुलबुलमय है। सारे गांव में बुलबुल उड़ रही है। अपने घर के सामने खेलने का जो मैदान है उसमें सैकड़ों बुलबुल उड़ती फिरती हैं। फिर वह सब ऊंची नहीं उड़ती, बहुत नीची नीची उड़ती हैं। उनके बैठने के अड्डे भी नीचे नीचे हैं। वह कभी उड़कर इधर जाती है, कभी उधर, कभी यहाँ बैठती है और कभी वहाँ। कभी स्वयं उड़कर बालक शिव शंभू के हाथ की उंगलियों पर आ बैठती है। शिव शंभू आनंद में मस्त होकर इधर उधर दौड़ रहा है। उसके 2-3 साथी भी उसी प्रकार बुलबुलें पकड़ते और छोड़ते इधर उधर कूदते फिरते हैं। आज शिव शंभू की मनोवांछा पूर्ण हुई। आज उसे बुलबुलों की कमी नहीं है। आज उसके खेलने का मैदान बुलबुलिस्तान बन रहा है। आज शिव शंभू बुलबुलों का राजा नहीं, महाराजा है। आनंद का सिलसिला यही नहीं टूट गया। शिव शंभू ने देखा कि इसके सामने एक सुंदर बाग है, वहीं से सब बुलबुलें उड़कर आती हैं। बालक कूदता हुआ दौड़कर उसमें पहुंचा। देखा सोने के पेड़, पत्ते और सोने ही के नाना रंग के फूल हैं। उन पर सोने की बुलबुलें बैठी गाती हैं और उड़ती फिरती हैं। वहीं एक सोने का महल है, उस पर सैकड़ों सुनहरी कलश हैं, उन पर भी बुलबुलें बैठी हैं। बालक 2-3 साथियों सहित महल पर चढ़ गया। उस समय वह सोने का बगीचा, सोने के महल और बुलबुलों सहित एक बार उड़ा। सब कुछ आनंद से उड़ता था। बालक शिव शंभू भी दूसरे बालकों सहित उड़ रहा था। पर यह आमोद बहुत देर तक सुखदायी न हुआ। बुलबुलों का ख्याल अब बालक के मस्तिष्क से हटने लगा। उसने सोचा, है मैं कहाँ उड़ा जाता हूँ, माता पिता कहाँ, मेरा घर कहाँ? इस विचार के आते ही स्वप्न भंग हुआ। बालक कुलबुला कर उठ बैठा। देखा और कुछ नहीं, अपना ही घर और अपनी ही चरपाई है। मनोराज्य समाप्त हो गया। तो अर्थात वो सपना देख रहा था। अपने माई लॉर्ड जब भारतवर्ष में पधारे हैं, बुलबुलों का स्वप्न ही देखा है या सचमुच कोई करने के योग्य काम भी किया है? खाली अपना ख्याल ही पूरा किया है या यहाँ की प्रजा के लिए भी कुछ कर्तव्य पालन किया? एक बार यह बातें बड़ी धीरता से मन में विचारिए। आपकी भारत में स्थिति की अवधि के 5 वर्ष पूरे हो गए। अब यदि आप कुछ दिन रहेंगे तो सूद में मूलधन समाप्त हो चुका। हिसाब कीजिए, नुमाइशी
कामों के सिवा काम की बात आप कौन सी कर चले हैं, और भड़कबाजी के सिवा ड्यूटी और कर्तव्य की ओर आपका इस देश में आकर कब ध्यान रहा है। इस बार के बजट की वक्रता ही आपके कर्तव्य पालन की अंतिम वक्रता थी। जहां उसे पढ़ तो जाइए, फिर उसमें आपकी 5 साल की किस अच्छी करतूत का वर्णन है। आप बारंबार अपने दो अति तुम तारक से भरे कामों का वर्णन करते हैं, एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दूसरा दिल्ली दरबार। पर जरा विचार कीजिए तो यह दोनों काम शो हुए या ड्यूटी। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल चंद पेट भरे अमीरों के 1-2 बार देख आने की चीज होगा, और उसमें दरिद्रों का कुछ दुख घट जाएगा या भारतीय प्रजा की कुछ दशा उन्नत हो जाएगी, ऐसा तो आप भी ना समझते होंगे। अब दरबार की बात सुनिए कि क्या था। आपके ख्याल से वह बहुत बड़ी चीज था, पर भारतवासियों की दृष्टि में वह बुलबुलों के स्वप्न से बढ़कर कुछ ना था। जहां जहां वे जुलूस के हाथी आए, वहीं वहीं सब लौट गए। जिस हाथी पर आप सुनहरे झूले और सोने का हौदा लगवाकर छत्र धारण पूर्वक सवार हुए थे, वह अपने कीमती असबाब सहित जिसका था उसके पास चला गया। आप भी जानते थे कि वह आपका नहीं, और दर्शक भी जानते थे कि आपका नहीं। दरबार में जिस सुनहरी सिंहासन पर विराजमान होकर आपने भारत के सब राजा महाराजाओं की सलामी ली थी, वह भी वहीं तक था, और आप स्वयं भली भांति जानते हैं कि वह आपका ना था। वह भी जहां से आया था वहीं चला गया। यह सब चीजें खाली नुमाइशी थीं। भारतवर्ष में वह पहले ही से मौजूद थी। क्या इन सब से आपका कुछ गुण प्रकट हुआ? लोग विक्रम को याद करते हैं या उसके सिंहासन को, अकबर को या उसके तख्त को, शाहजहां की इज्जत उसके गुणों से थी या तख्ते ताऊस से? आप जैसे बुद्धिमान पुरुष के लिए यह सब बातें विचारने की हैं। चीज वह बनना चाहिए जिसका कुछ देर कयाम हो। माता पिता की याद आते ही बालक श्री शंभू का सुख स्वप्न भंग हो गया। दरबार समाप्त होते ही वह दरबार भवन, वह एम्पी थिएटर तोड़कर रख देने की वस्तु हो गया। उधर बनाना, इधर उखाड़ना पड़ा। नुमाइशी चीजों का यही परिणाम है। उनका तितलियों का सा जीवन होता है। माई लॉर्ड आपके कछाड़ के चाय वाले साहबों की दावत खाकर कहा था कि यह लोग यहाँ नित्य हैं और हम लोग कुछ दिन के लिए। आपके वह कुछ दिन बीत गए, अवधि पूरी हो गई। अब यदि कुछ दिन और मिलें तो वह किसी पुराने पुण्य के बल से समझिए। उन्हीं की आशा पर शिव शंभू शर्मा का यह चिट्ठा आपके नाम भेज रहा है, जिससे इन मांगे दिनों में तो एक बार आपको अपने कर्तव्य ख्याल हो। जिस पद पर आप आरूढ़ हुए वह आपका मौरूसी नहीं, नदी नाव संयोग की भांति है। आगे भी कुछ आशा नहीं कि इस बार छोड़ने के बाद आपका इससे कुछ संबंध रहे, किंतु जितने दिन आपके हाथ में शक्ति है उतने दिन कुछ करने की शक्ति भी है। जो कुछ आपने दिल्ली आदि में कर दिखाया उसमें आपका भी कुछ न था, वह सब कर दिखाने की शक्ति आप में थी। उसी प्रकार जाने से पहले इस देश के लिए कोई असली काम कर जाने की शक्ति आप में है। इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है। पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति कुछ कदर आपके हृदय में भी हो। स्मरण रहे, धातु की मूर्तियों के स्मृति चिन्ह से एक दिन किले का मैदान भर जाएगा। महारानी जी का स्मृति मंदिर मैदान की हवा रोकता था या ना रोकता था, पर दूसरों की मूर्तियां इतनी हो जाएंगी कि 50-50 हाथ पर हवा को टकरा कर चलना पड़ेगा। जिस देश में लॉर्ड लैंसडौन की मूर्ति बन सकती है उसमें और किस की मूर्ति नहीं बन सकती। माय लॉर्ड, क्या आप भी चाहते हैं कि उसके आसपास आपकी एक वैसी ही मूर्ति खड़ी हो? यह मूर्तियां किस प्रकार के स्मृति चिन्ह है? इस दरिद्र देश के बहुत से धन की एक ढेरी है जो किसी काम नहीं आ सकती। एक बार जाकर देखने से विदित होता है कि वह कुछ विशेष पक्षियों के कुछ देर विश्राम लेने के अड्डे से बढ़कर कुछ नहीं है। माय लॉर्ड, आपकी मूर्ति वहां क्या शोभा होगी? आइए मूर्तियां दिखावें। वह देखिए, एक मूर्ति है जो किले के मैदान नहीं है,
जो किले के मैदान में नहीं है, पर भारतवासियों के हृदय में बनी हुई है। पहचानिए, इस वीर पुरुष ने मैदान की मूर्ति से इस देश के करोड़ों गरीबों के हृदय में मूर्ति बनवाना अच्छा समझा। यह लॉर्ड रिपन की मूर्ति है, याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन की मूर्ति है। और देखिए, एक स्मृति मंदिर, यह आपके 50 लाख के संगमरमर वाले अधिक मजबूत और सैकड़ों गुना कीमती है। यह स्वर्गीय विक्टोरिया महारानी का सन 1858 ईस्वी का घोषणा पत्र है। आपकी यादगार भी यही बन सकती है, यदि इन दो यादगारों की आप में, आपके जी में कुछ इज्जत हो। मतलब समाप्त हो गया, जो लिखना था वह लिख गया। अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। शो को शो ही समझिए, शो ड्यूटी नहीं है। माय लॉर्ड, आपके दिल्ली दरबार की यह याद कुछ दिन बाद उतनी ही रह जाएगी जितनी शिव शंभू शर्मा के सिर में बालकपन के कुछ सुख स्वप्न की है। भारत मित्र, 11 अप्रैल 1903। अब नया शीर्षक आता है, बनाम लॉर्ड कर्जन पढ़ लिया। शिव शंभू के चिट्ठे हैं ये सारे, बनाम लॉर्ड कर्जन को उन्होंने जो लिखा था। फिर श्रीमान का स्वागत में क्या लिखते हैं, देखिए। जो अटल है वह टल नहीं सकती, जो होनहार है वह होकर रहती है। इसी से फिर 2 वर्ष के लिए भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल होकर लॉर्ड कर्जन आते हैं। बहुत से विघ्नों को हटाते और बाधाओं को भगाते फिर एक बार भारत भूमि में आपका पदार्पण होता है। इस शुभ यात्रा के लिए वह गत नवंबर को सम्राट एडवर्ड से भी विदा ले चुके हैं। दर्शन में अब अधिक विलंब नहीं है। इस समय भारतवासी यह सोच रहे हैं कि आप क्यों आते हैं, और आप यह जानते भी हैं कि आप क्यों आते हैं। यदि भारतवासियों का बस चलता तो आप को ना आने देते, और आपका बस चलता और भी कई सप्ताह पहले आ विराजते। पर दोनों ओर की बाग किसी और ही के हाथ में है। निरे बेबस भारतवासियों का कुछ बश नहीं है, और बहुत बातों पर बश रखने वाले लॉर्ड कर्जन को भी बहुत बातों में बेबस होना पड़ता है। इसी से भारतवासियों को लॉर्ड कर्जन का आना देखना पड़ता है, और उक्त श्रीमान को अपने चलने में विलंब देखना पड़ा। कवि कहता है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। किसमें आई है ये, श्रीमान का स्वागत में भी आई है। इस लाइन को नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। जो कुछ खुदा दिखाए सो लाचार देखना, ये शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है, और जो श्रीमान का स्वागत है उसमें ये उद्धृत है, जो कुछ खुदा दिखाए सो लाचार देखना। अभी भारतवासियों को बहुत कुछ देखना है, और लॉर्ड कर्जन को भी बहुत कुछ। श्रीमान को नए शासनकाल के यह 2 वर्ष निस्संदेह देखने की वस्तु होंगे। अभी से भारतवासियों की दृष्टियां सिमट कर उस ओर जा पड़ी हैं। यह जबरदस्त दृष्टा लोग अब बहुत काल से केवल निर्लिप्त निराकार तटस्थ दृष्टा की अवस्था में अतृप्त लोचन से देख रहे हैं, और ना जाने कब तक देखे जावेंगे। अथक ऐसे ही कितने ही तमाशे देखे गए, एक दृष्टि नहीं हटाते हैं। उन्होंने पृथ्वीराज जयचंद की तबाही देखी, मुसलमानों की बादशाही देखी, अकबर बीरबल खानखाना और तानसेन देखे, शाहजहानी तख्त ताउस और शाही जुलूस देखे, फिर वही तख्त नादिर को उठाकर ले जाते देखा। शिवाजी और औरंगजेब देखे, क्लाइव हेस्टिंग्स से वीर अंग्रेज देखे। देखते देखते बड़े शौक से लॉर्ड कर्जन का हाथियों का जुलूस और दिल्ली दरबार देखा। अब गोरे पहलवान मिस्टर सैंडो का छाती पर कितने ही मन भोज उठाना देखने को टूट पड़ते हैं। कोई दिखाने वाला चाहिए, भारतवासी देखने को सदा प्रस्तुत हैं। इस गुण में वह मोछ मरोड़ कर कह सकते हैं कि संसार में कोई उनका सानी नहीं है। लॉर्ड कर्जन भी अपनी शासित प्रजा का यह गुण जान गए थे। इसी से श्रीमान ने लीलामय रूप धारण करके कितनी ही लीलाएं दिखाई। इसी से लोग बहुत कुछ सोच विचार कर रहे हैं कि इन 2 वर्षों में भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन और क्या क्या करेंगे। पिछले 5 साल से अधिक समय से में श्रीमान ने जो कुछ किया उसमें भारतवासी इतना समझने लगे हैं कि श्रीमान की रुचि कैसी है और कितनी बातों को पसंद करते हैं। यदि वह चाहे तो फिर हाथियों का एक बड़ा भारी जुलूस निकलवा सकते हैं, पर उसकी वैसी कुछ जरूरत नहीं जान पड़ती, क्योंकि जो जुलूस वह दिल्ली में निकलवा चुके हैं उसमें सबसे ऊंचे हाथी पर बैठ चुके हैं। उससे ऊंचा हाथी यदि सारी पृथ्वी में नहीं तो भारतवर्ष में तो और नहीं है। इसी से फिर किसी हाथी पर बैठने का श्रीमान को और क्या चाव हो सकता है।
उससे ऊंचा हाथी और नहीं है। ऐरावत का केवल नाम है। ऐरावत एक हाथी का नाम है। जब पृथ्वीराज राजदासो पढ़ते हैं ना, उसमें जो सर्ग आए हुए हैं तो उसमें ऐरावत हाथी का भी जिक्र है। ऐरावत का केवल नाम है, देखा किसी ने नहीं है। मेमत की हड्डियां किसी किसी अजायब घर में, अजायब खाने में उसी भांति आश्चर्य की दृष्टि से देखी जाती हैं जैसे श्रीमान के स्वदेश के अजायब खाने में कोई छोटा मोटा हाथी। बहुत लोग कह सकते हैं कि हाथी की छोटाई बड़ाई पर बात नहीं, जुलूस निकले तो फिर भी निकल सकता है, दिल्ली नहीं तो कहीं और सही, क्योंकि दिल्ली में आतिशबाजी खूब चल चुकी थी, कलकत्ते में फिर चलाई गई। दिल्ली में हाथियों की सवारी हो चुकने पर भी कलकत्ते में रोशनी और घोड़ा गाड़ी का तार जमा था। कुछ लोग कहते हैं कि जिस काम को लॉर्ड कर्जन पकड़ते हैं पूरा करके छोड़ते हैं। दिल्ली दरबार में कुछ बातों की कसर रह गई थी। उदयपुर में महाराणा ना तो हाथियों के जुलूस में साथ चल सके, न दरबार में हाजिर होकर सलामी देने का मौका उनको मिला। कहाँ के महाराणा? उदयपुर के। इसी प्रकार बड़ौदा नरेश हाथियों के जुलूस में शामिल न थे। वह दरबारी में भी आए तो बड़ी सीधी सादी पोशाक में, इतनी सीधी सादी में जितनी से आज कलकत्ते में फिरते हैं। वह ऐसा तुमत राख और ठाट बाट का समय था कि स्वयं श्रीमान वैसराय को पतलून तक कार चोबी की पहनना और राजा महाराजों को काटकी तथा ड्यूक ऑफ कनाट को चांदी की कुर्सी पर बिठाकर स्वयं सोने के सिंहासन पर बैठना पड़ता था। उस मौके पर बड़ौदा नरेश इतनी सफाई और सादगी से निकल जाना एक नई आन था। इसके सिवा उन्होंने झुक के सलाम नहीं किया था, बड़ी सादगी से हाथ हिलाकर चल दिए थे। यह कई एक कसरें ऐसी हैं जिनके मिटाने को फिर दरबार हो सकता है, फिर हाथियों का जुलूस निकल सकता है। इन लोगों के विचार में कलाम नहीं पर समय कम है, काम बहुत होंगे। इसके सिवा कई राजा महाराजा पहले दरबार ही में खर्च से इतने दब चुके हैं कि श्रीमान लॉर्ड कर्जन बाद यदि 2 वायसराय और आवे और 5-5 की जगह 7 साल तक शासन करें, तब तक भी उनका सिर उठाना कठिन है। इसके दरबार या हाथियों के जुलूस की फिर आशा रखना व्यर्थ है। पर सुना है कि सबके विद्या का उद्धार श्रीमान जरूर करेंगे। उपकार का बदला देना महत पुरुषों का काम है। विद्या ने आपको धनी किया है, इससे आप विद्या को धनी किया चाहते हैं। इसी से कंगालों से छीनकर आप धनियों को विद्या देना चाहते हैं। इससे विद्या का कष्ट मिट जाएगा जो उसे कंगाल को धनी बनाने में होता है। नींव पड़ चुकी है, नमूना कायम होने में देर नहीं। अब तक गरीब पढ़ते थे, इससे धनियों की निंदा होती थी कि वह पढ़ते नहीं। अब गरीब ना पढ़ सकेंगे, इससे धनी पढ़े ना पढ़े उनकी निंदा ना होगी। इस तरह लॉर्ड कर्जन की कृपा उन्हें बेपढ़े भी शिक्षित कर देगी। और कई काम है, कई कमीशनों के काम का फैसला करना है, कितनी ही मिशनों की कार्रवाई का नतीजा देखना है। काबुल है, कश्मीर है, काबुल में रेल चल सकती है, कश्मीर में अंग्रेजी बस्ती बस सकती है। चाय के प्रचार की भांति मोटर गाड़ी के प्रचार की इस देश में बहुत ज़रूरत है। बंग देश का पार्टीशन भी एक बहुत ज़रूरी काम है। सबसे ज़रूरी काम विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है। सन 1858 की घोषणा अब भारतवासियों को अधिक स्मरण रखने की जरूरत न पड़ेगी। श्रीमान स्मृति मंदिर बनवाकर स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया ऐसा स्मारक बनवा देंगे जिसको देखते ही लोग जान जावेंगे कि महारानी वह थी जिनका यह स्मारक है। बहुत बातें हैं, सबको भारतवासी अपने छोटे दिमागों में नहीं ला सकते। कौन जानता है कि श्रीमान लॉर्ड कर्जन के दिमाग में कैसे कैसे आली ख्याल भरे हुए हैं। अब आपने स्वयं फरमाया था कि बहुत बातों में हिंदुस्तानी अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर सकते। फिर लॉर्ड कर्जन तो इंग्लैंड के रत्न हैं, इनके दिमाग की बराबरी कर गुस्ताखी करने की यहाँ के लोगों को यह बूढ़ा भंगड़ कभी सलाह नहीं दे सकता। श्रीमान कैसे आली दिमाग शासक है, यह बात उनके उन लगातार कई व्याख्यानों से टपकी पड़ती है जो श्रीमान ने विलायत में दिए थे और जिनमें विलायत वासियों को यह समझाने की चेष्टा की थी कि हिंदुस्तान क्या वस्तु है। आपने साफ दिखा दिया कि विलायतवासी यह नहीं समझ सकते कि हिंदुस्तान क्या है। हिंदुस्तान को श्रीमान स्वयं ही समझे हैं।
विलायत वाले समझते तो क्या समझते, विलायत में उतना बड़ा हाथी कहाँ जिस पर वह चंवर छत्र लगाकर चढ़े थे। फिर कैसे समझा सकते कि वह किस उच्च श्रेणी के शासक हैं। यदि कोई ऐसा उपाय निकल सकता जिससे वह एक बार भारत को विलायत तक खींच ले जा सकते तो विलायत वालों को समझा सकते कि भारत क्या है और श्रीमान का शासन क्या। आश्चर्य नहीं भविष्य में ऐसा कुछ उपाय निकल आवे, क्योंकि विज्ञान अभी बहुत कुछ करेगा। भारतवासी जरा भय ना करें, उन्होंने लॉर्ड कर्जन के शासन में कुछ करना ना पड़ेगा। आनंद ही आनंद है, चैन से भंग पियो और मौज उड़ाओ। नजीर ने खूब कहा है। श्रीमान का स्वागत में ये कड़ी है, इसको नोट कर लीजिएगा। श्रीमान के स्वागत में। और निबंध कौन सा है? निबंध है शिवशंभू के चिट्ठे बालमुकुंद गुप्त का। कुंडी के नकारे पे खुदके का लगा डंका, नित भंग पी के प्यारे दिन रात बजा डंका। तो ये श्रीमान के स्वागत से उद्धृत है। ऐसे ही नोट्स बनाने हैं, क्योंकि प्रश्न बहुत ही गहराई से पूछे जा रहे हैं और जब तक इस तरीके से आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपके निबंध के प्रश्न सही नहीं होंगे। तो इतनी डीपली कोई नहीं पढ़ा रहा है इस समय, मैं पढ़ा रही हूँ, तो इसका आप पूरा उपयोग करिए और लाभ लीजिए और मेहनत के साथ में अपनी परीक्षा को पास कीजिए। एक एक प्याला इस बूढ़े ब्राह्मण को देना भूल ना जाना। भारत मित्र 26 नवंबर 1904 ईस्वी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका श्रीमान का स्वागत भी समाप्त होता है। आगे टॉपिक है वैसराव का कर्तव्य। तो चलिए पढ़ते हैं वैसराव का कर्तव्य। माई लॉर्ड, आपने इस देश में फिर पदार्पण किया, इससे यह भूमि कृतार्थ हुई। विद्वान, बुद्धिमान और विचारशील पुरुषों के चरण जिस भूमि पर पड़ते हैं वह तीर्थ बन जाती है। आप में उक्त 3 गुणों के सिवा चौथा गुण राज शक्ति का है, अतः आपके श्री चरण स्पर्श से भारत भूमि तीर्थ से भी कुछ बढ़कर बन गई। आप गत मंगलवार को फिर से भारत के राज सिंहासन पर सम्राट के प्रतिनिधि बनकर विराजमान हुए। भगवान आपका मंगल करे और इस पतित देश के मंगल की इच्छा आपके हृदय में उत्पन्न करे। बंबई में पांव रखते ही आपने अपने मन की कुछ बात कह डाली है। यद्यपि बंबई की म्युनिसिपैलिटी ने वह बातें सुनने की इच्छा अपने अभिनंदन पत्र में प्रकाशित नहीं की थी, तथापि आपने बेपूछे ही कह डाली। ठीक उसी प्रकार बिना बुलाए यह दीन भंगड़ ब्राह्मण शिवशंभू शर्मा तीसरी बार अपना चिट्ठी लेकर आपकी सेवा में उपस्थित है। इसे भी प्रजा का प्रतिनिधि होने का दावा है। इसी से यह राज प्रतिनिधि के सम्मुख प्रजा का कच्चा चिट्ठा सुनाने आया है। आप सुनिए न सुनिए, यह सुनाकर ही जावेगा। अवश्य ही इस देश की प्रजा ने इस दीन ब्राह्मण को अपनी सभा में बुलाकर कभी अपने प्रतिनिधि होने का टोका नहीं किया और न कोई पट्टा लिख दिया है। आप जैसे बाजा बक्ता राज प्रतिनिधि है, वैसा बाजा बक्ता शिव शंभू प्रजा का प्रतिनिधि नहीं है। आपको सम्राट ने बुलाकर अपना वैसराय फिर से बनाया। विलायती गजट में खबर निकली, वही खबर तार द्वारा भारत में पहुंची। मार्ग में जगह जगह स्वागत हुआ। बंबई में स्वागत हुआ, कलकत्ते में कई बार गजट हुआ। रेल से उतरते और राज सिंहासन पर बैठते समय 2 बार सलामी की तोपें सर हुई। कितने ही राजा, नवाब, बेगम आपके दर्शनार्थ बंबई पहुंचे। बाजे बजते रहे, फौजें सलामी देती रही। एक ऐसी एक भी सनद प्रजा प्रतिनिधि होने की शिवशंभू के पास नहीं है, तथापि वह इस देश की प्रजा का यहाँ के चिथड़ा पोष कंगालों का प्रतिनिधि होने का दावा रखता है, क्योंकि उसने इस भूमि पर जन्म लिया है। उसका शरीर भारत की मिट्टी से बना है और उसी मिट्टी में अपने शरीर की मिट्टी को एक दिन मिला देने का इरादा रखता है। बचपन में इसी देश की धूल में लौटकर बड़ा हुआ। इसी भूमि के अन्न जल से उसकी प्राण रक्षा होती है। इसी भूमि से कुछ आनंद हासिल करने को उसके भंग की चंद पत्तियां मिल जाती हैं। गांव में उसका कोई झोपड़ा नहीं है, जंगल में खेत नहीं है, एक पत्ती पर भी उसका अधिकार नहीं है। पर इस भूमि को छोड़कर उसका संसार में कहीं ठिकाना भी नहीं है। इस भूमि पर उसका जरा स्वायत्त न होने पर भी इसे वह अपनी समझता है। शिवशंभू को कोई नहीं जानता, जो जानते हैं वह संसार में एकदम अनजान है। उन्हें कोई जानकर भी
जानना नहीं चाहता। जानने की चीज शिव शंभू के पास कुछ नहीं है। उसके कोई उपाधि नहीं, राज दरबार में उसकी पूछ नहीं, हाकिमों से हाथ मिलाने की उसकी हैसियत नहीं, उनकी हाँ में हाँ मिलाने की उसे ताब नहीं। वह एक कपर्दक शून्य घमंडी ब्राह्मण है। हे राज प्रतिनिधि, क्या उसकी दो चार बातें सुनिएगा। आपने बंबई में कहा है कि भारत भूमि में किस्सा कहानी की भूमि नहीं, कर्तव्य भूमि समझता हूँ। उसी कर्तव्य के पालन के लिए आपको ऐसे कठिन समय में भी दूसरी बार भारत में आना पड़ा। माई लॉर्ड, इस कर्तव्य भूमि को हम लोग कर्म भूमि कहते हैं। आप कर्तव्य पालन करने आए हैं और हम कर्मों का भोग भोगने। आपके कर्तव्य पालन की अवधि है, हमारे कर्म भोग की अवधि नहीं। आप कर्तव्य पालन करके कुछ दिन पीछे चले जावेंगे, हमें कर्म के भोगते भोगते यही समाप्त होना होगा और न जाने फिर भी कब तक वह भोग समाप्त होगा। जब थोड़े दिन के लिए आपका इस भूमि से स्नेह है तो हम लोगों का कितना भारी स्नेह होना चाहिए, यह अनुमान कीजिए, क्योंकि हमारा इस भूमि से जीने मरने का साथ है। माय लॉर्ड, यद्यपि आपको इस बात का बड़ा अभिमान है कि अंग्रेजों में आपकी भांति भारतवर्ष के विषय में शासन नीति समझने वाला और शासन करने वाला नहीं है। यह बात विलायत में भी आपने कई बार हेर फेर लगाकर कही और इस बार बंबई से उतरते ही फिर कही। आप इस देश में रहकर 72 महीने तक, ये नोट कर लीजिएगा, 72 महीने तक दिन बातों की नींव डालते रहे। अब उन्हें 24 मास या उससे कम में पूरा कर जाना चाहते हैं। सरहदों पर फौलादी दीवार बना देना चाहते हैं। इससे इस देश की भूमि को कोई बाहरी शत्रु उठाकर अपने घर में ना ले जावे, अथवा जो शांति आपके कथनानुसार धीरे धीरे यहाँ संचित हुई है उसे इतना पक्का कर देना चाहते हैं कि आपके बाद जो वैसराय आपके राज सिंहासन पर बैठे उसे शौकीनी और खेल तमाशे के सिवा दिन में और नाच बाल या निद्रा के सिवा रात को कुछ करना ना पड़ेगा। पर सच जानिए कि आपने इस देश को कुछ नहीं समझा, खाली समझने की शेखी में रहे और आशा नहीं कि इन अगले कई महीनों में भी कुछ समझें। किंतु इस देश ने आपको खूब समझ लिया और अधिक समझने की जरूरत नहीं रही। यद्यपि आप कहते हैं कि यह कहानी का देश नहीं, कर्तव्य का देश है, तथापि यहाँ की प्रजा ने समझ लिया है कि आपका कर्तव्य ही कहानी है। एक बड़ा सुंदर मेल हुआ था, अर्थात आप बड़े घमंडी शासक हैं और यहाँ की प्रजा के लोग भी बड़े भारी घमंडी। पर कठिनाई इसी बात की है कि दोनों का घमंड दो तरह का है। आपको जिन बातों का घमंड है उन पर यहाँ के लोग हंस पड़ते हैं। यहाँ के लोगों को जो घमंड है उसे आप समझते नहीं और शायद समझेंगे भी नहीं। जिन आडंबरों को करके आप अपने मन में बहुत प्रसन्न होते हैं या यह समझ बैठते हैं कि बड़ा कर्तव्य पालन किया, वह इस देश की प्रजा की दृष्टि में कुछ भी नहीं है। वह इतने आडंबर देख सुन चुकी और कल्पना कर चुकी है कि और किसी आडंबर का असर उस पर नहीं हो सकता। आप सरहद को लोहे की दीवार से मजबूत करते हैं। यहाँ की प्रजा ने पढ़ा है कि एक राजा ने पृथ्वी को काबू में करके स्वर्ग में सीढ़ी लगानी चाहिए थी। आप और लॉर्ड किचनर मिलकर जो फौलादी दीवार बनाते हैं उससे बहुत मजबूत एक दीवार लॉर्ड कैनिंग बना गए थे। आपने भी बंबई की स्पीच में कैनिंग का नाम लिया था। लॉर्ड कैनिंग एक अंग्रेज अधिकारी था जो भारत में शासन किया था। आज 46 साल हो गए, वह दीवार अटल अचल खड़ी हुई है। वह स्वर्गीय महारानी का घोषणा पत्र है जो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को कैनिंग महोदय ने सुनाया था। वही भारतवर्ष के लिए फौलादी दीवार है। वही दीवार भारत की रक्षा करती है। उसी दीवार को भारतवासी अपना रक्षक समझते हैं। उस दीवार के होते आपके या लॉर्ड किचनर के कोई दीवार बनाने की जरूरत नहीं है। उसी की आड़ में आप जो चाहें कि जितनी मजबूत दीवारों की कल्पना कर सकते हैं। आडंबर से इस देश का शासन नहीं हो सकता। आडंबर का आदर इस देश की कंगाल प्रजा नहीं कर सकती। आपने अपनी समझ में बहुत कुछ किया, पर फल यह हुआ कि विलायत जाकर वह सब अपने ही मुंह से सुनाना पड़ा। कारण यह है कि करने से कहीं अधिक कहने का आपका स्वभाव है कि करने से अधिक
कहने का आपका स्वभाव है, इससे आपका करना भी कहे बिना प्रकाशित नहीं होता। यहाँ की अधिक प्रजा ऐसी है जो अब तक भी नहीं जानती कि आप यहाँ के वायसराय और राज प्रतिनिधि हैं और आप एक बार विलायत जाकर फिर से भारत में आए हैं। आपने गरीब प्रजा की ओर न कभी दृष्टि खोल कर देखा, न गरीबों ने आपको जाना। अब भी आपकी बातों से आपकी वह चेष्टा नहीं पाई जाती। इससे स्मरण रहे कि जब अपने पद को त्याग कर आप फिर स्वदेश में जावेंगे तो चाहे आपको अपने कितने ही गुण कीर्तन करने का अवसर मिले, यह तो कभी ना कह सकेंगे कि कभी भारत की प्रजा मन भी अपने हाथ में किया था। यह वह देश है जहाँ की प्रजा एक दिन पहले रामचंद्र के राज तिलक पाने के आनंद में मस्त थी और अगले दिन अचानक रामचंद्र बन को चले तो रोती रोती उनके पीछे जाती थी। भरत को उस प्रजा का मन प्रसन्न करने के लिए कोई भारी दरबार नहीं करना पड़ा, हाथियों का जुलूस नहीं निकलना पड़ा, बरंच दौड़कर वन में जाना पड़ा और रामचंद्र को फिर अयोध्या में लाने का यत्न करना पड़ा। जब वह ना आए तो उनकी खड़ाओं को सिर पर धरकर अयोध्या तक आए और खड़ाओं को राज सिंहासन पर रखकर स्वयं 14 साल तक वल्कल धारण करके उनकी सेवा करते रहे। तब प्रजा ने समझा कि भरत अयोध्या का शासन करने के योग्य है। माय लॉर्ड, आप वत्कृता देने में बड़े दक्ष हैं, पर यहाँ वत्कृता कुछ और ही वजन है। सत्यवादी युधिष्ठिर के मुख से जो निकल जाता था वही होता था। आयु में भरत में उसने एक बार बहुत भारी पॉलिटिकल जरूरत पड़ने से कुछ सहजता झूठ बोलने की चेष्टा की थी। वही बात महाभारत में लिखी हुई है। जब तक महाभारत है वह बात भी रहेगी। एक बार अपनी वक्रताओं से इस विषय को मिलाइए और फिर विचारिए कि इस देश की प्रजा के साथ आप किस प्रकार अपना कर्तव्य पालन करेंगे। साथ ही इस समय इस अंधेड़ भंगड़ ब्राह्मण को अपनी भांग बूटी की फिक्र करने के लिए आज्ञा दीजिए। भारत मित्र 17 सितंबर 1904 ईस्वी। अगली हेडिंग है पीछे मत फेंकिए। अगला शीर्षक है पीछे मत फेंकिए। माय लॉर्ड, 100 साल पूरे होने से अभी कई महीनों की कसर है। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड कर्जनवालिस को दूसरी बार इस देश का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा था। तो कौन भारत का दूसरा गवर्नर जनरल बना था? लॉर्ड कॉर्नवालिस को दूसरी बार। तब से अब तक आप ही को भारतवर्ष का फिर से शासक बनकर आने का अवसर मिला है। 100 वर्ष पहले के उस समय की ओर एक बार दृष्टि कीजिए। तब में और अब में कितना अंतर हो गया है, क्या से क्या हो गया है। जागता हुआ रंक अति चिंता का मारा सो जावे और स्वप्न में अपने को राजा देखे, द्वार पर हाथी झूमते देखे, अथवा अलिफ लैला के अबुल हसन की भांति कोई तरल युवक प्याले का प्याला उड़ाता घर में बेहोश हो और जागने पर आंखें मलते मलते अपने को बगदाद का खलीफा देखे। आलिशान सजे महल की शोभा उसे चक्कर में डाल दे। सुंदरी दासियों के जेवर और कामदार वस्त्रों की चमक उसकी आंखों में चकाचौंध लगा दे तथा सुंदर बाजों और गीतों की मधुर ध्वनि उसके कानों में अमृत ढालने लगे। तब भी उसे शायद आश्चर्य ना हो जितना 100 साल पहले की भारत में अंग्रेजी राज्य की दशा को आजकल की दशा के साथ मिलाने से हो सकता है। जुलाई सन 1805 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस दूसरी बार भारत के गवर्नर जनरल होकर कलकत्ते में पधारे थे। इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की, याद कर लीजिएगा, कॉर्नवालिस 1805 में दूसरी बार गवर्नर जनरल होकर कलकत्ता में पधारे थे। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार चारों ओर से चिंताओं की भरमार हो रही थी। आशंकाएं उसे दम नहीं लेने देती थी। हुल्लकर से एक नई लड़ाई होने की थी। सेंधिया से लड़ाई चलती थी। सेंधिया से लड़ाई चलती थी। खजाने में बरकत ही बरकत थी। जमीन का कर वसूल होने पर बहुत देर थी। युद्ध स्थल में लड़ने वाली सेनाओं को 5-5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली थी।
विलायत के धनियों में कंपनी का कुछ विश्वास न था। 70 साल का बूढ़ा गवर्नर जनरल यह सब बातें देखकर घबराया हुआ था। उससे केवल यही बन पड़ा कि दूसरी बार पदारूढ़ होने की 3 ही मास पीछे गाजीपुर में जाकर प्राण दे दिया। कई दिन तक इस बात की खबर भी लोगों ने नहीं जानी। आज विलायत से भारत तक दिन में कई बार तार दौड़ जाता है। कई 1 घंटों में शिमले से कलकत्ते तक स्पेशल ट्रेन पार हो जाती है। उस समय कलकत्ते से गाजीपुर तक जाने में बड़े लाट को कितने ही दिन लगे थे। गाजीपुर में उनके लिए कलकत्ते से जल्द किसी प्रकार की सहायता पहुंचाने का कुछ उपाय न था, किंतु अब कुछ और ही समय है। माय लॉर्ड, लॉर्ड कॉर्नवालिस के दूसरी बार गवर्नर जनरल होकर भारत में आने और आपके दूसरी बार आने में बड़ा अंतर है। प्रताप आपके साथ साथ हैं। अंग्रेजी राज्य के भाग का सूर्य मध्याह्न में है। उस समय के बड़े लाटकों को जितने दिन कलकत्ते गाजीपुर जाने में लगे होंगे, आप उनसे कम दिनों में विलायत से भारत में पहुंच गए। लॉर्ड कॉर्नवालिस को आते ही 2 एक देशी रईसों के साथ लड़ाई करने की चिंता थी। आपके स्वागत के लिए कोड़ियों राजा रईस बंबई दौड़े गए और जहाज से उतरते ही उन्होंने आपका स्वागत करके आपको अपने भाग्य को धन्य समझा। कितने ही बधाई देने कलकत्ते पहुंचे और कितने और चले आ रहे हैं। प्रजा की चाहे कैसी ही दशा हो, पर खजाने में रुपए उबले पड़ते हैं। इसके लिए चारों ओर से आपकी बड़ाई होती है। साख इस समय की गवर्नमेंट की इतनी है कि विलायत में या भारत में एक बार हूं करते ही रुपए की वर्षा होने लगती है। विलायती मंत्री आपकी मुट्ठी में है। विलायत की जिस कंजर्वेटिव गवर्नमेंट को आपको इस देश का वायसराय किया, वह अभी तक बराबर शासन की मालिक है। लिबरल निर्जीव है। जॉन ब्राइट, ग्लाडस्टोन, ब्राडला जैसे लोगों से विलायत शून्य है। इससे आप परम स्वतंत्र हैं। इंडिया ऑफिस आपके हाथ की पुतली है। विलायत के प्रधानमंत्री आपके प्रिय मित्र हैं। जो कुछ आपको करना है वह विलायत में कई मास रहकर पहले ही वहां के शासकों से निश्चय कर चुके हैं। अभी आपकी चढ़ती उम्र है, चिंता कुछ नहीं है। जो कुछ चिंता थी वह भी जल्द मिट गई। स्वयं आपकी विलायत के बड़े भारी बुद्धिमानों और राजनीति विशारदों में गिनती है। वरंच कह सकते हैं कि विलायत के मंत्री लोग आपके मुंह की ओर ताकते हैं। सम्राट का आप पर बहुत भारी विश्वास है। विलायत के प्रधान समाचार पत्र मानो आपके बंदी जन हैं। बीच बीच में आपका गुणगान सुनाना पुण्य कार्य समझते हैं। सारांश यह है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय और आपके समय में बड़ा ही भेद हो गया है। संसार में जब अंग्रेजी प्रताप अखंड है, भारत के राजा अब आपके हुक्म में बंद हैं। उनको लेकर चाहे जुलूस निकालिए, चाहे दरबार बनाकर सलाम कराइए, उन्हें चाहे विलायत भेजवाइए, चाहे कलकत्ते बुलवाइए, जो चाहे सो कीजिए, वह हाजिर हैं। आपके हुक्म की तेजी तिब्बत के पहाड़ों की बर्फ को पिघलाती है। फारिस की खाड़ी का जल सुखाती है। काबुल के पहाड़ों को नर्म करती है। जल, स्थल, वायु और आकाश मंडलों में सर्वत्र आपकी विजय है। इस धराधाम में अब अंग्रेजी प्रताप के आगे कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। इस देश में एक महाप्रतापी राजा के प्रताप का वर्णन इस प्रकार किया जाता था कि इंद्र उसके यहाँ जल भरता था, पवन उसके यहाँ चक्की चलाता था, चांद सूरज उसके यहाँ रोशनी करते थे इत्यादि। पर अंग्रेजी प्रताप उससे भी बढ़ गया है। समुद्र अंग्रेजी राज्य का मल्लाह है। पहाड़ों की उपत्यकाएं बैठने के लिए कुर्सी मूढ़े, बिजली कलें चलाने वाली दासी और हजारों मील खबर लेकर उड़ने वाली दूती इत्यादि इत्यादि। आश्चर्य है माय लॉर्ड, 100 साल में अंग्रेजी राज्य और अंग्रेजी प्रताप की तो इतनी उन्नति हो, पर उसी प्रतापी ब्रिटिश राज्य के अधीन रहकर भारत अपनी रही सही हैसियत भी खो दे। इस अपार उन्नति के समय में आप जैसे शासक के जी में भारतवासियों को आगे बढ़ाने की जगह पीछे धकेलने की इच्छा उत्पन्न हो। उनका हौसला बढ़ाने की जगह उनकी हिम्मत तोड़ने में आप अपनी बुद्धि का अपव्यय करें। जिस जाति से पुरानी कोई जाति इस धराधाम पर मौजूद नहीं, जो 1000 साल से अधिक की घोर पराधीनता सहकर भी लुप्त नहीं हुई जीती है, जिसकी पुरानी सभ्यता और विद्या की आलोचना करके विद्वान और बुद्धिमान लोग आज भी मुग्ध होते हैं, जिसने सदियों पर पृथ्वी पर अखंड शासन करके सभ्यता और मनुष्यत्व का प्रचार किया, वह जाति क्या पीछे हटाने और धूल में मिला देने के योग्य है? आप जैसे उच्च श्रेणी के विद्वान के जी में यह बात कैसे समाई कि भारतवासी बहुत से काम करके
करने के योग्य नहीं और उनको आपके सजातीय ही कर सकते हैं। आप परीक्षा करके देखिए कि भारतवासी सचमुच उन ऊंचे से ऊंचे कामों को कर सकते हैं या नहीं जिनको आपके सजातीय कर सकते हैं। श्रम में, बुद्धि में, विद्या में, काम में, वक्रता में, सहिष्णुता में, किसी बात में इस देश के निवासी संसार में किसी जाति के आदमियों से पीछे रहने वाले नहीं हैं। वरंच दो एक गुण भारतवासियों के में ऐसे हैं कि संसार भर में किसी जाति के लोग उनका अनुकरण नहीं कर सकते। हिंदुस्तानी फारसी पढ़ के ठीक फारिस वालों की भांति बोल सकते हैं, कविता कर सकते हैं। अंग्रेजी बोलने में वह अंग्रेजी की पूरी नकल कर सकते हैं, कंठ तालु को अंग्रेजों के सदृश बना सकते हैं। पर एक भी अंग्रेज ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तानियों की भांति साफ हिंदी बोल सकता हो। किसी बात में हिंदुस्तानी पीछे रहने वाले नहीं हैं। हाँ, दो बातों में वह अंग्रेजों की नकल या बराबरी नहीं कर सकते हैं। एक तो अपने शरीर के काले रंग को अंग्रेजों की भांति गोरा नहीं बना सकते और दूसरे आप अपने भाग्य को उनके भाग्य में रगड़कर बराबर नहीं कर सकते। किंतु इस संसार के आरंभ में बड़ा भारी पार्थक्य होने पर भी अंत में बड़ी भारी एकता है। समय अंत में सबको अपने मार्ग पर ले आता है। देशपति, राजा और भिक्षा मांग कर पेट भरने वाले कंगाल का परिणाम एक ही होता है। मट्टी मट्टी में मिल जाती है और यह जीते ही लुभाने वाली दुनिया यहीं रह जाती है। कितने ही शासक, कितने ही नरेश इस पृथ्वी पर हो गए, आज उनका कहीं पता निशान नहीं है। थोड़े थोड़े दिन अपनी अपनी नौबत बजा गए, चले गए। बड़ी तलाश से इतिहास के पन्नों अथवा टूटे फूटे खंडरों में उनके 2000 चिन्ह मिल जाते हैं। माय लॉर्ड, बीते हुए समय को फिर लौटा लेने की शक्ति किसी में नहीं है, आप में भी नहीं है। दूर की बात दूर रहे, इन पिछले 100 साल ही में कितने बड़े लाट आए और चले गए। क्या उनका समय फिर लौट सकता है? कदापि नहीं। विचारिए तो मानो कल आ पाए थे, किंतु 6 साल बीत गए। अब दूसरी बार आने के बाद भी कितने ही दिन बीत गए बीत जाते हैं। इसी प्रकार उम्रें बीत जावेंगी, युग बीत जावेंगे। समय के महासमुद्र में मनुष्य की आयु एक छोटी सी बूंद की बराबरी नहीं कर सकती। आप में शक्ति नहीं है कि पिछले 6 वर्षों को लौटा सकें या उनमें जो कुछ हुआ है उसे अन्यथा कर सकें। 2 साल आपके हाथ में अवश्य हैं, इनमें जो चाहे कर सकते हैं। चाहे तो इस देश की 30 करोड़ प्रजा को अपनी अनुरक्त बना सकते हैं और इस देश के इतिहास में अच्छे वायसरायों में अपना नाम छोड़ जा सकते हैं। नहीं तो यह समय भी बीत जाएगा और फिर आपका करने धरने का अधिकार ही कुछ ना रहेगा। विक्रम, अशोक, अकबर के यह भूमि साथ नहीं गई। औरंगजेब, अलाउद्दीन इसे मुट्ठी में दबाकर नहीं रख सके। महमूद, तैमूर और नादिर इसे लूट के माल के साथ ऊंटों और हाथियों पर लाद न ले जा सके। आगे भी यह किसी के साथ न जावेगी, चाहे कोई कितनी ही मजबूती क्यों न करे। इस समय भगवान से इसे एक और ही जाति के हाथ में अर्पण किया है, जिसकी बुद्धि, विद्या और प्रताप का संसार भर में डंका बज रहा है। माय लॉर्ड, उसी जाति की ओर से आप इस देश की 30 करोड़ प्रजा के शासक हैं। अब यह विचारना आप ही के जिम्मे में है कि इस देश की प्रजा के साथ आपका क्या कर्तव्य है। 1000 साल से यह प्रजा गिरी दशा में है। क्या आप चाहते हैं कि यह और भी 150 साल गिरती चली जावे? इसके गिराने में बड़े से बड़ा इतना ही लाभ है कि कुछ संकीर्ण हृदय शासकों की यथेच्छाचारिता कुछ दिन और चल सकती है, किंतु इसके उठाने और संभालने में जो लाभ है उनकी तुलना नहीं हो सकती। इतिहास में सदा नाम रहेगा कि अंग्रेजों ने एक गिरी जाति के 30 करोड़ आदमियों को उठाया था। माय लॉर्ड, दोनों में जो बात पसंद हो वह कर सकते हैं। कहिए क्या पसंद है, पीछे हटाना या आगे बढ़ाना? भारत मित्र, 17 दिसंबर 1904। तो ये शिव शंभू के चिट्ठे आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आशा का अंत से हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आशा कर रही हूँ कि आपको जो शिव शंभू के चिट्ठे हैं
जो उन्होंने लिखे हुए हैं अपने बाल्यावस्था में, और विभिन्न जो भारत में रियासतें रही हैं और उन्हीं के शासकों को वो बता रहे हैं अपनी बातों से। तो ये चीज़ आपको हो सकता है थोड़ी सी अभी हिस्ट्री, इसमें इतिहास तथ्य ज़्यादा हैं, थोड़ा सा बोरिंग लगे, लेकिन आपके सिलेबस में है, इसी वजह से इसको पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि जो तथ्यात्मक प्रश्न है वो यहाँ से बन जाते हैं। और रही बात इसकी जो अनुक्रम है ना, जैसे पहले बनाम लॉर्ड कर्जन आए, ठीक है, फिर श्रीमान का स्वागत है हुआ, तो इस तरीके से नोट्स बना लीजिएगा। आशा का अंत है, तो इस तरीके से जितने भी पॉइंट्स हैं, पूरा मैंने पीडीएफ आपको वैसे भी निबंध का सेंड कर दिया है टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाइए, उसमें आपको सारे ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और नोट्स वहां पर फ्री में अवेलेबल करवा देती हूँ। तो इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और आगे के हो सकता है 2-3 पार्ट और इसके बने, उसके बाद में आपका पूरा, क्योंकि 40 प्रश्न हैं और 40 प्रश्नों को कम से कम हम लोग अगर 45 मिनट का पढ़ेंगे तब भी आपका ये पूर्ण हो जाएगा। तो 3 से 4 दिन लगेंगे और ये निबंध आपका पूर्ण हो जाएगा। फिर जो बाकी के निबंध हैं उनको भी हम धीमे धीमे कंप्लीट करते चले जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। अच्छा हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए, आप देखते हैं और चले जाते हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि कैसा लग रहा है आपको, मेरी ये मेहनत आपके लिए थोड़ी सी बेनिफिशियल है या नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में स्वतंत्र हैं अपने विचार को प्रस्तुत करने के लिए। तब तक मिलते हैं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक सभी अभ्यर्थियों का हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।